आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार है। अ, जनसलभ पुस्तकालय की ओर से अर्पण जी का आग्रह था कि मैं अपने स्वर्गीय पिता श्री रघुवीर सहाय के बारे में कुछ बातचीत करूं। अ, ये मेरा ही सुझाव था कि अ, मैं अपने पिता के रंगमंच से जुड़ाव के बारे में बात करना चाहूँगी। इस विषय को चुनने के पीछे मुख्य कारण तो यही है कि मैं बहुत रंगमंच से जुड़ी हुई हूँ और इस समय मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में प्राध्यापिका हूँ, अभिनय की प्राध्यापिका हूँ और मेरा एक बहुत लंबा जीवन रंगमंच में बीता है। कॉलेज से तुरंत पास करने के बाद मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में से मैंने ट्रेनिंग ली और उसके बाद मैं 10 साल तक एनएसडी रेपेट्री कंपनी में एक एक्ट्रेस के रूप में काम किया और फिर 11 साल तक बाहर बाहर फ्रीलांसिंग का काम किया और फिर पिछले 18 साल से मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में अभिनय की प्राध्यापिका हूँ। ये एक बहुत लंबी जर्नी है और उसके बीच में मेरे पिता के साथ जुड़ी हुई मेरी बहुत सारी यादें हैं। तो एक एक कारण तो ये है कि आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार है। मैंने बिल्कुल ठीक 12 बजे काम शुरू कर दिया था क्योंकि थिएटर में अ, वक्त की बहुत 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 कीमत है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इससे जुड़ने के लिए। मैं आपके साथ कुछ अपने अनुभवों को साझा करूंगी जो मेरे पिता के साथ जुड़े हुए हैं। ये पहली बार है जो मैं उनके बारे में इस तरह से रंगमंच के बारे में बात कर रही हूँ। उनके साथ कविता आवृत्ति के ऊपर मैंने बहुत काम किया और बचपन से ही मैंने उनके साथ काम किया। मतलब बचपन मतलब 8th 9th स्टैंडर्ड की बात है। और उसके बारे में अभी जो उनके ऊपर एक नई किताब छपी है, सहमति में उठा हुआ एक हाथ, उसमें मैंने उसके जो लेखक हैं, संपादक हैं विष्णु नागर जी, उनके साथ मैंने बहुत लंबी बातें की कि कविता आवृत्ति वो किस तरह से करते थे, उसमें क्या नए उन्होंने प्रयोग किए, किन किन लोगों के साथ किए, कब कब किए, उनका क्या लिखना है। लेकिन कविता आवृत्ति तो उनका एक एक अलग कार्य था। रंगमंच से भी उनका बहुत बड़ा जुड़ाव था और मुझे लगता है कि उनका ये एक पक्ष है जिस पर अभी कम बातचीत हुई है या इस पर बहुत सारा शोध किया जा सकता है। उनके अनुवादों पर बहुत कुछ लिखा गया है, उनकी उस पर बहुत आलोचना हुई है, कई जगह उसकी प्रशंसा हुई है। उनकी कविताओं के बहुत बाहर नाट्य मंच, एक तरह से नाट्य प्रस्तुतियां हुई करती हैं। लेकिन वो अपने समय में किस तरह से रंगमंच से जुड़े थे और कैसे उनका एक जो व्यक्तित्व था वो बहुमुखी था। इसलिए मुझे लगता है कि उनके इस पक्ष पर भी बात करनी चाहिए। देखिए, नाटक और काव्य का एक बहुत गहरा रिश्ता है। हमारा जितना भी अच्छा नाट्य साहित्य है वो काव्य ही है। आप संस्कृत के शास्त्रीय संस्कृत नाटकों को ले लीजिए, ग्रीक नाटकों को ले लीजिए, शेक्सपियर को ले लीजिए, यहाँ तक कि पारसी शैली जो कि कॉलोनियल इंडिया में पनपा और उपजा था, उसमें भी रिदम और काव्य की एक बिल्कुल अलग परिभाषा दिखाई देती है। मेरा मतलब सिर्फ शब्द और गद्य और पद्य से नहीं है, बल्कि पूरा नाटक में एक अनकहा काव्य चलता रहता है और वही उसकी लय होती है। उसको समझना अभिनेताओं में, निर्देशकों में सौंदर्य बोध लाता है और वो उसे बहुत गहरे से समझ पाते हैं। और नाटक की जब अनुभूति होती है लोगों को, तो रसानुभूति होती है, तो वो आनंदित हो जाते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि मैं इस बारे में उनके साथ बात करूं। इसमें मैंने सोचा है कि मैं कुछ उनके अपने निजी मेरे संस्मरण जो उनके साथ हैं वो आपके साथ साझा करूं। कुछ उनके जो विचार हैं उनको मैं पढूं और उनकी कुछ कविताओं का पाठ करूं जो मुझे लगती है कि थिएटर से बहुत संबंधित है। और उनके अनुवादों के कुछ छोटे पैराग्राफ्स को पढूं। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगी कि इसको सुने और मेरे विचार जो मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ उन्हें आदर दें। सबसे पहले तो मैं अपने पिता को की याद बहुत करूंगी और उनको एक तरह से बहुत प्यारी स्मृति है उनकी।
अ, बचपन से ही मैंने उनको बहुत सारा समय रंगमंच के साथ जुड़ा देखा। साहस जी का एक काम है जो कि बाल साहित्य पर है और वो बहुत ही अनूठा है। मतलब उन्होंने अपने बचपन में ही लिखना शुरू कर दिया था, लेकिन वो पहले इप्टा से जुड़े, फिर उन्होंने बहुत सारे बाल रेडियो नाटक लिखे। ये ये एक बहुत ही सुखद आश्चर्य है कि उनका व्यक्तित्व कुछ इस तरह से था कि उन्होंने रंगमंच की बहुत सारी जो एस्पेक्ट्स होते हैं उन पर काम किया है, जैसे अभिनय है, बाल साहित्य, बाल नाटक है, रेडियो नाटक हैं, अनुवाद हैं, बहुत बड़े बड़े रूपांतर हैं, नाटकों में उन्होंने गीत लिखे हैं, उन्होंने टीवी के लिए स्क्रिप्ट्स लिखी, नाटक लिखे हैं, और यहाँ तक कि एक फिल्म स्क्रिप्ट भी लिखी है टीवी के लिए। तो ये, और खुद एक फिल्म में संगीत में अपनी एक कविता उनकी इस्तेमाल हुई है, कुमार शाहनी ने तरंग फिल्म में की थी। तो ये इस तरह से जो काम हुआ है उसके बारे में बताना चाहूँगी। सबसे पहले तो ये कहूँगी कि वो मेरे सबसे बड़े आलोचक थे। ये जो पूरा मेरा रंगमंच का व्यक्तित्व है उसमें उनका बहुत बड़ा हाथ है। इस तरह से नहीं कि वो मुझे हर वक्त बताते रहते थे ये करो ये नहीं करो, पर बहुत ही दूर खड़े रहकर कैसे आप किसी अपने बच्चे के व्यक्तित्व को विकसित होते हुए देखते हैं, वैसा था उनका काम। मतलब मैं आपको बताना चाहूँगी कि बचपन से ही हमें बहुत अच्छा साहित्य पढ़ने को मिलता था। शेक्सपियर के बहुत सारे अब्रिज्ड फॉर्म में जो नाटक थे वो हमने पढ़े, बहुत अच्छा साहित्य हम पढ़ते थे रहते थे। ये मतलब बचपन में मैं बहुत सारे नाटक किया करती थी। मैंने एक बार हीरे मोती किताब थी, उसकी एक कहानी को मैंने रूपांतर किया और उसका एक नाटक बनाया। उसमें सिर्फ बहुत सारे पात्र थे पर मेरे पास सिर्फ 2 ही अभिनेता थे। तो मेरे आंगन, हमारा आर के पुरम में एक छोटा सा आंगन था, उस आंगन में मैंने तख्त लगाकर ये कहा कि मैं ही अपने आप सारे रोल्स कर लूँगी, और एक जो मेरा दूसरा अभिनेता था वो दूसरे रोल कर रहा था। तो पापा ने इसे देखा और उन्होंने तुरंत एक लैंप निकाला जो होता, और उसको खिड़की से बाहर टांग दिया और कहा देखो ये तुम्हारी लाइट है। और फिर वो उन्होंने हमारा नाटक देखा। तो मैं मंच पर ही बहुत सारे कपड़े बदल के बहुत सारे पात्र बनती रहती थी। मैं बहुत छोटी थी, शायद 10-11 साल की रही होंगी। तो उन्होंने मुझे समझाया कि, और फिर मैंने कहा, और फिर बीच में मैंने ये भी कहा कि आई एम वेरी सॉरी, ये इस तरह से मुझे कपड़े बदल के दूसरे पात्र बनना पड़ रहा है, और पिता की उपस्थिति से मैं थोड़ी कॉन्शियस भी थी। तो उन्होंने मुझे ये बताया कि बेटा इसमें कोई बात ही नहीं है, ये तो ब्रेथ का तरीका है कि आप मंच पर ही बहुत सारा कुछ बदल लेते हैं, और बहुत सारे फोक स्टाइल्स इस तरह से हैं जिसमें पात्र सब बदलते हैं, और बहुत अच्छा है ये। तो एक तरह से उन्होंने हमेशा हमें आगे बढ़ावा दिया। यहाँ तक कि मैं आपको बताना चाहूँगी कि मशरकी हूर में मैं एक बार जब मेन रोल कर रही थी हमीदा का, तो उन्होंने ऑफ कोर्स वो जो रिदम होती है शेरों की, शेरो शायरी की और प्रोज की, वो तो उन्होंने बताई ही कि देखो यहाँ तुम इसको सुधार सकती हो, इसको अच्छा कर सकती। यहाँ तक उन्होंने ये कहा, मतलब आपके विजुअल कैसा बनता है आपका, कि आप, उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा जब तुम हमीदा के रूप में आती हो तो तुम एक ऐसी लड़की के रूप में होनी चाहिए जो बहुत बहादुर है, बहुत अच्छे ढंग से फाइट करती है, और तुम चाहो तो तुम अपने दुपट्टे में कलफ लगा लो तो वो बहुत सुंदर दिखेगा, नहीं तो वो तुम्हारा दुपट्टा बड़ा मींजा हुआ और ऐसा दिखता है तो तुम्हारी पर्सनालिटी निकल कर नहीं आती। तो इस तरह की चीज़ें छोटी छोटी बताना और समझाना। जब हम नाटक करते थे तो एक बार मैंने दुर्स्वामिनी नाटक किया था देवेंद्र राज अंकुर जी के निर्देशन में। तो मैंने उस पर बहुत बहुत मुश्किल हुई जयशंकर प्रसाद जी को करने में, क्योंकि उनकी भाषा ऐसी है कि बहुत कुछ कह दिया जाता है। तो हमसे कहा गया कि अपने आप इसको एडिट करो, तुम तो एक एडिटर की बेटी हो तो इसको एडिट करके दिखाओ। तो मैंने उसको एडिट किया, लेकिन उन्होंने उस पर जो मुझे प्रसाद को करने में जो मुश्किल हुई थी उसको मैंने अपने पिता के साथ बहुत शेयर किया। मैंने कहा देखिए ये बहुत मुश्किल काम हो गया ये करना, इसको एडिट करो। तब उन्होंने कहा कि तुम इसे लिखती क्यों नहीं हो, इसे लिखो। और फिर मैंने लिखना शुरू किया। तो देखा जाए तो उन्होंने मुझे भी
रंगमंच में किस तरह से एक अभिनेत्री के रूप में आप चीज़ों को, विचारों को अपने साथ सामने रख सकते हैं, उसको लिखो। जब रिचर्ड शेकनर हमारे साथ काम करने आए तो उन्होंने अपनी एक स्थानांतर, उनका एनवायरमेंटलिस्ट तरीके से काम करते हैं वो, एनवायरमेंटल थ्योरी है, स्थानांतरण की थ्योरी है। तो ये एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है, 1982 की बात है। तो उसको उन्होंने कहा कि पापा ने कहा कि तुम इस पर अपने विचार लिखो। उसको मैंने लिखा, फिर मैंने उसे रविवारी में भेजा। तो अशोक सक्सेरिया जी ने लिखा कि आपने इसको बहुत लंबा लिख दिया है, कृपया इसे फिर एडिट करिए। तो एडिट करने के लिए मैं फिर अपने पिता के पास गई, तो उन्होंने कहा नहीं, अपने आप काम करो, मैं इसमें कुछ नहीं करूँगा। मैंने उसको एडिट किया और फिर लिखा, और तब अशोक जी ने मुझे लिखा कि तुमने बहुत अच्छे ढंग से रिचर्ड शेकनर की स्थानांतरण जो पद्धति है उसके बारे में बताया। तो इस तरह से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि उन्होंने बहुत सारे पत्रकारों को लिखना सिखाया है, बहुत सारे नए आइडियाज़ दिए हैं, इस तरह से लिखो। खुद बहुत अच्छा लिखते थे वो, तो उसमें तो कुछ, उसके बारे में तो मैं कुछ कहूँगी ही नहीं। पर मैं जो एक रंगमंच की अभिनेत्री हूँ और रंगमंच से बहुत बहुत तरह से जुड़ी हुई हूँ, किस तरह से आप चीज़ों को एनालाइज करते हैं और फिर उन्हें किस तरह से शब्दों में बदलते हैं और उसे किस तरह से एक मूर्त रूप देते हैं, ये उन्होंने मुझे उन्होंने लिखना सिखाया। हम जब छोटे थे तो भी वो हम लोगों के साथ बहुत मज़ेदार बातें किया करते थे। हम लोग घर में बहुत सारे नाटक किया करते थे आपस में, तो उसमें उन्होंने कभी नहीं रोका। एक तरह से देखा जाए तो उनका जो बाल साहित्य है उस पर भी बहुत ज़्यादा काम करना चाहिए। शुरुआत ही उनकी इप्टा से हुई थी और उन्होंने बहुत सारे तो नहीं, बल्कि कहूँगे 5 बाल नाटक लिखे जो कि लखनऊ रेडियो से प्रसारित हुए हैं। और उन्होंने एक पुस्तिका लिखी थी जब वो हैदराबाद में प्रतीक कल्पना में संपादक थे, सह संपादक के मंडल में थे। तब उन्होंने एक पुस्तिका लिखी थी, बच्चों को भी नाटक चाहिए। और ये पुस्तिका उस समय पूरी कंपोज हो गई थी पर वो छप नहीं सकी। उसमें उन्होंने बहुत विस्तार से लिखा था कि ये बच्चों को नाटक क्यों चाहिए और वो कैसे होने चाहिए। और वो घर में बहुत सारी कविताएं भी लिखा करते थे। वो कुछ चली गई हैं, कुछ हमारे मन में। और जो वो रचनावली में सुरेश जी ने बहुत विस्तार से उसके बारे में छापा है। उसमें एक कविता है, एक था चूहा। तो साथ ही साथ वो उसकी धुन भी बनाते थे। एक था चूहा उसके थे दांत, एक था चूहा उसके थे दांत, एक दिन चूहे को रोटी मिली, रोटी को चूहे ने दांत से काटा, कुतुर 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 कुतुर। तो ये हम सब बच्चे कुतुर 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 करते थे। तो ये एक बच्चों के साथ जुड़ना, बच्चों के साथ काम करना, मुझे लगता है कि वो उनका बाल नाटकों का जो एक जो एरिया है उस पर भी बहुत बात करनी चाहिए। और अगर वो अभी जीवित होते तो शायद बहुत कुछ बाल नाटकों में उन्होंने लिखा होता। और अपने स्वतंत्र ढंग से तो उन्होंने नाटक लिखने की बहुत कोशिश की थी, पर दिनमान, पारिवारिक जिम्मेदारियाँ, अपनी सामाजिक जिम्मेदारियाँ, तमाम यात्राएं करना, लोगों से मिलना, रिपोर्ट्स लिखना, उन सब के बीच में शायद उनको वक्त नहीं मिला होगा। लेकिन उन्होंने दिनमान में 3 बिल्कुल एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से नटकही के रूप में 3 नाटक लिखे थे, जो खाली पीपे की आत्मा, आदमी किसके आदमी, घुटने। और वो अभी भी बहुत समसामयिक हैं क्योंकि वो सत्ता के दुरुपयोग के बारे में बात करते हैं। लोकतांत्रिक ढंग से किस तरह से सत्ता का दुरुपयोग होता है। बहुत छोटे हैं मगर उनको लंबा किया जा सकता है। और यही नहीं, उन्होंने यशपाल के नाटक नशे नशे की बात में अभिनय भी किया था। मैं आपको बताना चाहूँगी कि उनको स्टेज से बिल्कुल डर नहीं लगता था। बिल्कुल बेहिचक बेधड़क होकर वो मंच पर जाते थे और अपनी कविताएं पढ़ते थे। एक 1982 की बात है कि एक बार उस समय वो प्रदीप कृष्ण जी एक फिल्म बना रहे थे, मेसी साहब, उसकी वो पटकथा लिख रहे थे। तो वो पटकथा लिखने के लिए और उनकी कोई मीटिंग थी तो बात करने गए और फिर वापस आए और बड़ा मंद मंद मुस्काते रहे, बहुत मंद, बीच बीच में हंस पड़ते थे बैठे बैठे। तो हमने कहा ये तो बहुत ही अजीब आपका बिहेवियर है, क्या बात है पापा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो हंस के बोले कि प्रदीप कृष्ण ये चाहते हैं
कि मैं लेखन तो करूं ही, मगर इस फिल्म में एक मेजर रोल करूं, और रोल एक आदिवासी पात्र का ही था। तब हमने उन्हें बहुत चिढ़ाया कि अरे आप तो बिल्कुल, आपका चेहरा तो आदिवासी के जैसा दिखता है। तो वो बहुत खुश हुए, कहने लगे कि मेरा चेहरा अगर वैसे दिखता है तो अच्छा है, अभिनय में बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन बाद में उन्होंने वो अभिनय किसी कारणवश नहीं किया, और ना ही उन्होंने वो पटकथा लिखी। 1958 में जब एशियन थिएटर इंस्टीट्यूट यहाँ पर दिल्ली में बना था, देखिए दिल्ली के बारे में और यहाँ की रंगमंच की गतिविधियों के बारे में मैं बात करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारा उनका रघुवीर साहब जी का समय दिल्ली में ही बीता है, और वहाँ रहते हुए वो किस तरीके से सब सारी विधाओं से, साहित्य कला की विधाओं से जुड़ सकते हैं, उन्होंने पूरी कोशिश की। तो 1958 में जब एशियन थिएटर इंस्टीट्यूट बना, तब वो वहाँ पर रिसर्च ऑफिसर थे, और उन्होंने रिसर्च ऑफिसर बहुत कम समय के लिए उन्होंने वहाँ काम किया, लेकिन उसमें भी उन्होंने अद्भुत काम किया। उन्होंने कठपुतलियों, विश्व में और भारत में किस तरह की कठपुतलियाँ बनती हैं, उनको भारतीय कलाकार किस तरह से बना सकते हैं, उसके लिए उन्होंने विशेषज्ञों को बुलाया बाहर से और उनके साथ काम किया। माइल्स ली नाम के एक विशेषज्ञ थे जिनके साथ उन्होंने बहुत काम किया, लेकिन दुर्भाग्यवश उन्हें वापस लखनऊ जाना पड़ा, क्योंकि मेरे बाबा की बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी। और फिर लौट कर आए, तब तक तो वो एशियन थिएटर इंस्टीट्यूट नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के रूप में परिवर्तित हो गया था। लेकिन जब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा परिवर्तित हुआ, इसमें एशियन थिएटर इंस्टीट्यूट जब राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के रूप में परिवर्तित हुआ, तो उसके जो निर्देशक थे इब्राहिम अलकाजी साहब, उन्होंने ये पूरी कोशिश की कि नाटक के जो उनके जितने भी लोग हैं उनको इस तरह का प्रशिक्षण दिया जाए जिसमें कवि, बुद्धिजीवी, साहित्यकार, पत्रकार सब आपस में जुड़ें। तो उनमें से पापा भी एक थे। तो एक तरह से मैं उन्हें साहित्य और नाटक के बीच एक सेतु की तरह मानती हूँ। वो उन्होंने एक पुल की तरह काम किया कि वो एक जुड़ाव बना रहा। मैं ये नहीं कह रही कि और दूसरे कवि या दूसरे पत्रकार नहीं जुड़े होंगे, पर इस वक्त मैं अपने पिता की बात कर रही हूँ, और उनका इतना ज़बरदस्त जुड़ाव जो था उसके बारे में कुछ बात करना चाह रही हूँ। उस समय जितने भी अभिनेता राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में थे, वो कवियों के बारे में पढ़ा करते थे और उनसे बातचीत क्या करते थे। और पापा भी वो उनमें से एक कवि थे जिनकी कविताओं को बहुत पढ़ा जाता था, जिनके विचारों को बहुत सुना जाता था। ये एक समय था कि बहुत रंगमंच के जितने भी दिग्गज निर्देशक, अभिनेता, रंगकर्मी हुए हैं, जैसे इब्राहिम अलकाजी, बीवी कारंत, बंसी कौल, अमाल अल्लाना, भानु भारती जी, मोहन महर्षि जी, BM शाह साहब, KV सुवर्णा, राजेंद्र नाथ, हबीब तनवीर, रतन थियाम, इन सब के साथ वो अपने विचारों का आदान प्रदान करते थे और इस तरह से वो एनरिच हो रहे थे। वो खुद ही नहीं बल्कि उन कलाकारों को भी एनरिच कर रहे थे रंगमंच के बारे में, क्योंकि वो एक पत्रकार थे और उनकी अपनी एक राजनीतिक समझ थी चीज़ों को लेकर, और समाज की संवेदनाएं, और इतनी उन्होंने यात्राएं की, इतने लोगों से वो मिले, विदेश गए कि उन्होंने बहुत सारे लोगों को देखा, उनके संबंधों को समझा, और उसे वो एक भरा पूरा व्यक्तित्व बनते जा रहे थे। और नाटक में एक यही चाहिए होता है। जब हम अभिनय करते हैं या कोई एक पात्र को बनाते हैं तो उसकी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, उसकी कितनी शैक्षिक, क्या पृष्ठभूमि है, सब जानना चाहते हैं, उस समय के इतिहास को जानना चाहते हैं। तो वो सब पापा के अंदर उनके अपने कर्म से भर रहा था, और एक तरह से रंगमंच में वो बाहर निकल कर आ रहा था, उनके कामों में निकल कर आ रहा था। मैं आपसे ये बताना चाहूँगी कि जब पापा वहाँ थे तब अलकाजी साहब उनको बुलाया करते थे। तो उस समय पापा छात्रों के चयन में हुआ करते थे। तो एक दिन वो वापस लौट कर आए और कहने लगे कि एक अद्भुत कलाकार आया है, लेकिन वो फोक स्टाइल का कलाकार है और उसमें उस तरह की समझ नहीं है कि चीज़ों को बहुत अलग ढंग से रखे, लेकिन वो इतना स्वतः
ढंग से काम करता है। आशु अभिनय कमाल का करता है और अद्भुत प्रतिभा और गाने का मालिक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसका नाम भी रघुवीर है। मैं, जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक समझे होंगे, मैं रघुवीर यादव जी की बात कर रही हूँ। उनके सिलेक्शन में आज मैं बताना चाहूँगी कि पिताजी ने मुझे बताया था कि उनका बहुत बड़ा हाथ था। काजी साहब से उन्होंने बहुत आग्रह किया था कि इस लड़के को आप लीजिए, ये अद्भुत कलाकार बनेगा। और बाद में हम जानते हैं रघुवीर यादव जी ने कितना अच्छा काम किया थिएटर में भी और फिल्मों में भी। और रंगमंडल के तो वो एक बहुत अच्छे कलाकार थे और मेरा सौभाग्य रहा है कि मैंने उनके साथ बहुत काम किया और मेजर रोल्स किए हैं। यही नहीं, शिक्षकों के चयन में भी वो हुआ करते थे। जब अलकाजी साहब अपना राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में काम को आगे बढ़ाना चाह रहे थे, तो वो चाहते थे कि बहुत अच्छे लोग आपस में जुड़ें। तो वो बहुत तरह के लोगों को बुला रहे थे कि आ जाओ, मेरे साथ, हमारे साथ काम करो। तो उनमें उस समय उन्होंने अपना एक वर्कशॉप शुरू किया था जो कि कारपेंट्री का वर्कशॉप था। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि इस समय हमारे संकाय में श्री अमरजीत शर्मा जी हैं, उनके पिता हमारे गुरु श्री तरसेम लाल जी आए। वो कोई एकेडमिक उनकी बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन नहीं थी, लेकिन वो अद्भुत विलक्षण प्रतिभा के धनी थे कि वो सुनते थे कि अच्छा ये चाहिए तो उसको तुरंत बना के रख देते थे। और अपने हिसाब से, क्योंकि उनके पास अनुभव था, वो बहुत सारे उन्होंने मॉडल्स बना दिए इनफैक्ट। और अब उनका चयन होना था, तो अलकाजी साहब को समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। तो उन्होंने अपने जो भी मंडल में जो लोग थे, चयनकर्ताओं के मंडल में, उनसे बात की। तब पापा ने वो मॉडल्स देखे और कहा कि नहीं नहीं, ये आपको इनको ही लेना चाहिए, क्योंकि ये जिस तरीके से इन्होंने मॉडल्स बनाए हैं उसमें आप जो व्याख्या करना चाहते हैं नाटकों की, वो उभर के आ रही है, ये बता रहे हैं। और ये इतना सिंपल ढंग से काम करते हैं और ये ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। इनकी भाषा, इनका बोलना तुरंत अभिनेताओं से जुड़ जाएगा। और तब तरसेम लाल जी वहाँ पर कार्यशाला प्रशिक्षक के रूप में लिए गए और बाद में जब कारण जी आए तब वो उनकी एक रेगुलर पोस्ट बन गई। तो एक तरह से देखा जाए तो एक हुनरमंद प्रशिक्षक को राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में लाने का उनका भी बहुत बड़ा हाथ था। और यही कारण था कि अलकाजी साहब पापा को बहुत प्यार करते थे और उनके कामों में और उनका सुझाव लिया करते थे। मुझे याद है कि 1991 की बात है, मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के रंगमंडल में अभिनेत्री थी और अलकाजी साहब हमारे साथ 3 नाटकों का निर्देशन कर रहे थे तब। और वो इतने अनुशासन प्रिय थे कि कोई भी उनको बिना बताए कहीं जा नहीं सकता था। तो मैंने बहुत पहले ही उनको बता दिया कि मेरे पिता की बरसी है, मैं प्लीज़ जाना चाहूँगी उस दिन। तो फिर समय बीत गया और हम नाटक करते रहे और रिहर्सल्स होती रही। अलकाजी साहब के साथ अपने अनुभवों को तो बाद में साझा करूँगी, पर मैं यहाँ पर पापा का नाम लेना चाहूँगी कि एक दिन, जिस दिन मुझे छुट्टी लेनी थी उसके एक दिन पहले मैं फॉयर में घूम रही थी, तो वो आए, उन्होंने मुझसे कहा, लवू कहते थे, तुम्हारे पिता रघुवीर सहाय मेरे बहुत अच्छे मित्र थे, मैं भी उनको उतना ही याद करता हूं जितना तुम उन्हें याद करती हो। जब तुम पूजा करोगी बरसी में तो मेरी तरफ से भी उनको बहुत याद करना। मैं अवाक उन्हें देखती रह गई और तब मुझे लगा कि मैं उस पिता की संतान हूं जो बहुत ही गौरवशाली व्यक्तित्व था। और आज मैं उनके योगदान को जो उन्होंने रंगमंच में दिया उसको ज़्यादा समझ पाती हूँ। उस समय मैं भी एक प्रक्रिया में थी और तो आज उनका अवलोकन करना बहुत अच्छा लग रहा है। उन्होंने कभी भी एक समय की बात है जब मैं कॉलेज में पढ़ा करती थी, तब नाटक करने के लिए मुझे आषाढ़ का एक दिन में मल्लिका का रोल करने को कहा गया। तो वो मुझसे ज़्यादा वो विचलित हो गए कि ये क्या करेगी, इसको तो कुछ आता नहीं है नाटक की, इसको ABCD नहीं पता, क्योंकि वो बहुत
क्लोज ढंग से अभिनेताओं और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में जुड़े हुए थे, तो इसलिए वो डर गए कि ये लड़की पता नहीं क्या करेगी। परंतु उस समय मिरांडा हाउस में मन्नू भंडारी जी थी, अर्चना वर्मा जी थी, शैल श्रीवास्तव जी थी, इंदुजा अवस्थी जी थी। मैं उनके घर में रुकी रात में, क्योंकि घर जाना आर के पुरम वापस मिरांडा हाउस से यूनिवर्सिटी से जाना बहुत मुश्किल था। तो उन्होंने बहुत बार फ़ोन किया और सिर्फ ये पूछा कि मेरी बेटी ने आपको तंग तो नहीं किया है। तो उन्होंने कहा कि काश कि वो तंग करती, वो बहुत सीधी सादी लड़की है, आप उसको इतना टेढ़ा मड़ा मत समझिए। तो वो हंसे और कहने लगे कि तभी तो मैं डर रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि वो कुछ अच्छा अभिनय करे और पता नहीं क्या कर रही है। फिर जब पूरा अभिनय हो गया तो उसमें आपको आपको शायद पता होगा कि आषाढ़ का एक दिन में कितनी मुश्किल भाषा है। मतलब जब तक कि आप उस भाषा को आत्मसात नहीं कर लेंगे, आप उसे बोल नहीं सकते हैं। और हमारे घर में इसी तरह की भाषा बोली जाती थी। मतलब हम कभी गलत शायद ही कभी बोलते हों, और पापा हमेशा कहते थे जैसे तुम्हारी क्या समस्या है मुझे बताओ। तो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल होता था। तो हम लोग कई बार कहते थे क्या इतना हिंदी हिंदी आप करते रहते हैं, और आपने हमें कॉन्वेंट में नहीं पढ़ाया। कॉन्वेंट में पढ़ाया होता तो हम बहुत अच्छी अंग्रेज़ी भी बोल रहे होते। हालांकि हम बहुत अच्छे स्कूल में पढ़े, सरदार पटेल विद्यालय में, जहाँ पे हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों को पूरा पूरा ध्यान दिया जाता है, और अंग्रेज़ी में भी हम बातचीत कर सकते हैं अब। लेकिन उस समय ये हमारा उनके साथ एक चलता रहता था कि कम से कम मेरा, कि आपने हमें कॉन्वेंट में क्यों नहीं पढ़ाया। तो जब आषाढ़ का एक दिन मैं पूरा कर चुकी और अंत में मैंने मल्लिका के रूप में कहा कालिदास कालिदास कालिदास, उसके बाद अंधेरा हो गया और मंच पर सबसे पहले वो आए और उन्होंने मुझसे कहा कि तुमने बहुत अच्छा अभिनय किया, पर बेटा अगर मैं तुम्हें कॉन्वेंट में पढ़ाता तो क्या तुम इतनी अच्छी हिंदी बोल पाती। तो भाषा के प्रति और कैसे वो आप में समझ पैदा कर देते थे कि जो हम काम कर रहे हैं वो अच्छा है, वो गलत नहीं है। उनमें जीवन जीने की बहुत बहुत इच्छा थी। तभी तो उन्होंने आत्महत्या के विरुद्ध एक कविताओं का एक संग्रह निकाला था। नाटक में गीत लिखने के बारे में मैं आपसे कहना चाहूँगी कि भीष्म विजय शिवराम कारंत जी कर रहे थे और उसमें बहुत सारे गीत थे। तो गीतों का अनुवाद करना एक दूसरी भाषा से अपनी भाषा में, हम उस समय बहुत छोटे थे, पर ये देखते थे कि वो बहुत ही उधेड़-बुन में लगा रहते थे कि एक भाषा की जो रिदम है उसको दूसरी भाषा की रिदम में कैसे ढाला जाए ताकि शब्द अटपटे ना लगें। और उनका ये बहुत आग्रह था भाषा को लेकर, वो बहुत प्रतिबद्धता थी उनमें। और वो कहते थे कि हिंदी को आप गरीब भाषा मत समझिए, वो बहुत समृद्ध है और उसमें भी बहुत सारे शब्द हैं और वो लोग उनको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने इस तरह का अनुवाद किया कि जैसे उसमें कन्नड़ में वो कहता था याडगी गुडगी नीनू, अब उसका उन्होंने हिंदी में अनुवाद किया कहाँ की छोरी है तू। तो देखिए स्वरों का इस्तेमाल कन्नड़ भाषा की स्वरों के साथ साथ जा रहा है। ये मैं आज समझ पाती हूँ क्योंकि मैं अभिनय में ख़ास तौर से वॉइस एंड स्पीच पर काम करती हूँ, तो संभाषण कला के बारे में बात करती हूँ। यही नहीं, उन्होंने ब्रेख्त ऑन ट्रायल नाम का एक हमारे यहाँ सीन वर्क हुआ था। फ्रिट्ज बेनेविट्स आए थे ईस्ट जर्मनी से, जो कि ब्रेख्त की शैली के विशेषज्ञ माने जाते थे। तो उन्होंने पापा से कहा कि आप इसके गीतों का अनुवाद करिए। अब इस तरह से काम करना कि सिर्फ आप एक नाटक में गीत लिख रहे हो, वो भी ब्रेख्त जैसे कवि और नाटककार के, तो उन गीतों को अनुवाद करने के लिए उन्होंने पूरे नाटकों को पढ़ा कि वो किस समय आते हैं और वो कौन सा कैरेक्टर बोल रहा है और वो क्या कह रहा है। मुझे कुछ थोड़ी सी उनकी याद है, और अभिनेताओं ने ही उसको संगीत की धुनें बनाई थी। जैसे मुझे याद है शायद नीना गुप्ता जी ये गाना गाया करती थी कि
8 बादबानों और 50 तोपों का जहाज मुझको लेने आया है और मुझको लेके जाएगा। आएगा एक दिन, मुझको लेने आएगा, आएगा। एक और गाना है, पानी ले लो पानी, पानी ले लो पानी, मैं बेच रहा हूँ पानी, पर बरखा है रही बरस, बिक नहीं रहा है पानी, पानी ले लो। और ये इन गीतों को लोग गाते हुए घूमते थे, और इन गीतों का ब्रेथ के अलगाव सिद्धांत में बहुत बड़ा योगदान रहा। अ, इस तरह के गीतों को लिखना बड़ा मुश्किल काम होता है। अ, मैं उनके अनुवादों के बारे में, उनके विचारों को सामने रखना चाहूँगी। ये हम सब लोग ये जानते हैं कि उन्होंने कितने शेक्सपियर के कितने अच्छे अनुवाद किए हैं। ओथेलो, बर्नम वन जो कि मैकबेथ का है, ट्वेल्थ नाइट, रोशोमॉन शेक्सपियर नहीं है, ये मिडसमर्स नाइट ड्रीम। और इसमें जो मुख्य बात है वो है उसकी रचना प्रक्रिया। पापा अपने नाटक की शुरुआत करने से लेकर उसके मंचन होने तक नाटक की दुनिया में ही चले जाते थे। और वो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो अपने नाटकों का बड़ा अच्छा पाठ करते थे। वो अपनी कविताओं का पाठ तो अच्छा करते ही थे, लेकिन अपने नाटकों का पाठ भी बहुत अच्छा करते थे। जब बर्नम लिखा गया था तब उस समय रेपेट्री कंपनी में बहुत बड़े बड़े अभिनेता और अभिनेत्री थे। उत्तरा बावकर, अनंग देसाई, के रैना, रघुवीर यादव, पंकज कपूर, विजय कश्यप, वागीश कुमार सिंह, गोविंद नामदेव। इन सब लोगों के सामने बैठकर आप उसको अपने पाठ को बोल रहे हैं और एक छंद के भीतर उसको बोल रहे हैं ताकि वो पूरी बात संप्रेषित हो। तो ऐसा करने से नाटक जो था वो और तीव्रता से लोगों तक पहुंचता था। उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से छंद के बारे में लोगों को बताया कि कैसे छंदों का इस्तेमाल किया जा सकता है। और उन्होंने बर्नम वन में ये लिखा भी है कि इसको करने के लिए मैं बीवी कानन से बहुत उन्होंने बातचीत की। तो निर्देशक का वक्तव्य, उनकी व्याख्या तो साथ में थी ही, पर उन्होंने उसे खेलते हुए देखा। उनकी रिहर्सल्स में जाके देखते थे वो कि कहाँ एक अभिनेता को मेरे अनुवाद से दिक्कत आ रही है, या वो अभिनेता कौन सा शब्द बोले जिसको बोलने से उसको सुविधा हो और वो ज़्यादा अच्छे ढंग से उसमें कंफर्टेबल होकर बात कर सके। तो वो उस बातों को नोट कर लेते थे, वो भी घर आकर उसको लिखते थे। मैं भी उस समय थी, मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ रही थी NSD के, तो मैं कई बार घर आया करती थी, तो वो उसको आलेख लिखा करते थे और वो मुझसे उसका फेयर कॉपी करवाते थे। तो मुझे बड़ा मज़ा आता था। कई बार मैं भी कहती थी, पापा ये शब्द कुछ कुछ अटपटा लग रहा। तो कहते लगने दो, अटपटा लगने की वजह से हम हिंदी के शब्दों को बोले ही ना, ये तो होगा नहीं। और फिर इतने दिग्गज कलाकार हैं, जब वो बोलेंगे तब और इन शब्दों का और भी अर्थ निकल कर आएगा। शब्दों की फिजूल खर्ची कहते हैं कि नहीं होनी चाहिए, हाँ, पर उनको पर्याप्त ढंग से इस्तेमाल करना चाहिए। बर्नम जब एक बार खेल लिया गया और तो उन्होंने उसे प्रकाशित नहीं होने दिया था। उन्होंने उसको फिर से परिमार्जित किया और उस समय के बहुत ही प्रसिद्ध कवि, मतलब अज्ञेय जी और लोठार लुत्से से उन्होंने बहुत सारी विचार विमर्श किया और फिर उसको लिखा और फिर वो प्रकाशित हुआ। मैं देखिए, मेरे पास कोई इसका सबूत नहीं है इस बात को कहने का, पर मैं ये कहना चाहूँगी कि पापा बच्चन जी के बहुत बड़े भक्त थे। जब बच्चन जी की रचनावली का विमोचन हुआ था, तब पापा को उन्होंने बुलाया था और पापा ने उसके बारे में बहुत कुछ अच्छा बोला था। लेकिन जब उन्होंने बर्नम वन लिखा, तब ये बात उन्होंने मुझसे साझा की थी कि जब उन्होंने बर्नम वन लिखा तो उन्होंने जाके बच्चन जी को बताया कि मैंने शेक्सपियर के मैकबेथ का अनुवाद किया है। तो बच्चन जी ने कहा कि सहाय,
तुम ही को ये अनुवाद करना चाहिए। तुम्हारे जैसा कवि ही जब इस अनुवाद को करेगा तब उसकी विशिष्टताएं सामने निकल कर आएंगी। तुम्हारी जैसी आधुनिक सोच वाला, भाषा पर इतनी गहरी पकड़ वाला व्यक्ति जब बताएगा, इसको लिखेगा, तब वो बहुत ही सुंदर बन सकेगा। ये बात उन्होंने मुझसे साझा की थी और मैं आप लोगों से साझा कर रही हूँ। मेरे पास उसका कोई एविडेंस नहीं है, पर ये बात सच है। वो बर्नम वन में लिखते हैं कि ये अनुवाद करना मेरे लिए एक रचनात्मक अनुभव था। अंग्रेजी में शेक्सपियर के नाटकों का मूल आधार भाषा है और वो आवाज के उतार चढ़ाव को अभिनय के लिए इस्तेमाल करती है। इसलिए भीतरी और बाहरी दोनों घटनाओं के अनुसार वो बढ़ती, ठिठकती, मुड़ती और घूमती चलती है। हिंदी में मैंने इसे करने के लिए कवित्त छंद चुना, जिसमें हर मात्रिक छंद की अपेक्षा आवाज के अभिनय की कहीं अधिक संभावना है और जो एकाधिक एवं विविध राग स्थितियों को अनुकूल ढंग ढाल सकता है। आरंभ में और एक दो स्थलों पर अन्यत्र मात्रिक छंद का सीमित प्रयोग किया गया है, परंतु वो भी नाटकीय कारणों से। जैसे मैकबेथ पत्नी के प्रलाप का दृश्य जो मूल में गद्य में है, उन्हें गद्य में ही रहने दिया। वो जब अनुवाद करते थे तो उनकी अपनी समझ भी साथ साथ चलती थी। फिर वो आगे लिखते हैं कि मैकबेथ पत्नी के प्रलाप का दृश्य जो मूल में गद्य में है, उन्हें गद्य में ही रहने दिया गया है, क्योंकि मेरी समझ में उसी तरह वो अधिक प्रभावशाली होता। शेष नाटक मूल के अनुसार पद्य में ही है। शेक्सपियर की भाषा कहीं कहीं इतनी सरल है मानो अपने युग के आडंबर के बीच वो रचनात्मक अद्वितीयता की एक चमक है। ऐसे स्थलों पर अनुवाद मूल जैसी सरल भाषा में रहे, ये आवश्यक जान पड़ा। किंतु जिन स्थलों पर नाटककार की भाषा जटिल, क्लिष्ट या आडंबरमयी है, वहां और जहां उसका एक नाटकीय संप्रेषण है, उद्देश्य है, वहां उसकी रक्षा वैसी ही भाषा में करने का मैंने प्रयत्न किया है। कुछ स्थल अवश्य ऐसे हैं जहां शेक्सपियर अकारण ही विलंबित और दुरूह होते हैं, या फिर आज के रंगमंच पर उतना स्पष्टीकरण आवश्यक नहीं है जितना कि वो करते हैं। वहां उसका अनुकरण नहीं किया है, यानी उनकी अपनी समझ, वो बिल्कुल सीधे सीधे अनुकरण नहीं करते थे। वो आगे लिखते हैं कि इस तरह ये अनुवाद प्राय प्रत्येक पंक्ति का अनुवाद है, किंतु वास्तव में ये पंक्तियों का नहीं, वाक्यों की आवाज का अनुसरण करता है और वही गूंज पैदा करने की कोशिश करता है जो एलिजाबेथ युग के मंच पर होती रही होगी। इस अनुवाद के बारे में वी कारंत जी बहुत, क्योंकि वो नाटक के निर्देशक थे और अनुवाद करने के समय पूरा साथ थे रघुवीर जी के, और वो कई बार हमारे घर में आकर टिकते भी थे, रहते भी थे। और एक बार उन्होंने मुझे बहुत सख्ती से डांटा भी था कि अपने पिता की वजह से तुम्हारा राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में चयन नहीं होगा, तुमको अपनी प्रतिभा दिखानी होगी। तो मैं सकपका गई और मैं आपको सच बताना चाहती हूँ कि रघुवीर सहाय जी, पापा रंगमंच में जो भी मैं काम करती थी उसको बहुत तटस्थ होकर देखते थे, बहुत इन्वॉल्व नहीं होते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर मैं इन्वॉल्व हो जाऊंगा तो फिर ये मेरी बात नहीं मानेगी, ये मुझे पापा पापा करने लगेगी। मैं इसको एक आलोचक की दृष्टि से बताऊंगा कि ये क्या कर रही है। तो कारंत जी लिखते हैं कि नाटक के अनुवाद को रघुवीर सहाय ने यक्षगान के लिए किसी प्रकार से सीमित नहीं किया है। वो मूल के समांतर पूर्ण है और किसी भी शैली में प्रस्तुत किया जा सकता है। देखिए, यही कारण है कि जो बर्नम वन है वो बहुत जगह खेला गया है और बहुत प्रयोगधर्मी और बहुत युवा उत्साही लोगों ने उसका मंचन किया है। बेगूसराय जैसी जगह में प्रवीण गुंजन नाम के जो एक बहुत ही उत्साही प्रयोगधर्मी निर्देशक हैं और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में मेरे स्टूडेंट भी रहे हैं और उससे पास आउट है, उन्होंने उसको एक प्रयोगधर्मी ढंग से खेला, बर्नम वन। उसी तरह के राजेंद्रन जैसे एक अनुभवी
निर्देशक जो कि हमारे संकाय सदस्य भी थे, उन्होंने उसको एक फोक स्टाइल में खेला, शायद तेरुकुत्तू में खेला। तो आप समझिए कि वो किसी एक शैली में बंधा हुआ नहीं है। हालांकि वो एक गद्य में है और उसको देख के बहुत डर लगता है कई बार कि अरे अरे ये क्या है छंद में लिखा, लेकिन आप उसको पढ़ेंगे तो आप समझेंगे। और उनका ये भी आग्रह था कि जब अंग्रेजी में बहुत सुंदर भाषा लिखी जा सकती है तो उसके अनुवाद में उतनी ही सुंदर हिंदी भाषा का इस्तेमाल क्यों नहीं हो सकता है। और बर्नम और उनके बहुत सारे अनुवाद इस बात का उदाहरण है। कारण जी तो उनकी कविताओं को जब वो सिखाते थे संभाषण, उसमें इस्तेमाल, अगर कहीं मैं तोता होता तो क्या होता, तो ता 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 बोल पट्टे सीताराम। ये इस तरह से उनकी कविताओं में भी बहुत सारा नाटकों को नाटक करने वाले नाट्य निर्देशक उसको पा लेते थे। ये वागीश कुमार सिंह जी जो कि मेरे पति हैं और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से पास आउट हैं और एक बहुत बड़े अच्छे निर्देशक, एक्टर और राजस्थान के एक बहुत ही सफल अच्छे माने जाने नाटककार हैं और रघुवीर सहाय जी के दामाद हैं। वो ये बताते हैं कि जब ओथेलो खेला जा रहा था तो वो उसके सह निर्देशक थे फ्रिट्ज बेनेट के। तो वो बताते हैं कि सहाय जी ने ओथेलो का अनुवाद रंगमंडल में आकर अभिनेताओं के सामने पढ़ा और फिर छंद को किस तरह से बोला जाए, यहाँ तक कि उन्होंने ये भी बताया कि शब्दों को किस तरह से आप उच्चारित करिए, किस जगह खात दीजिए जिससे कि वो शब्द की ध्वनि बिल्कुल सामने निकल कर आए और उसका अर्थ बाहर निकल कर आए और उच्चारण करना भी सरल हो जाए। छंद के उपयोग के बारे में वो बताते। मैं हालांकि रचनावली में बहुत कुछ सुरेश शर्मा जी ने बहुत विस्तार से लिखा है, पर मैं यहाँ इस बात को लाना चाहती हूँ, रिपीट करना चाहती हूँ, क्योंकि जितनी बार आप उसको पढ़ते हैं आप उतना ही उसको समझते हैं। छंद के उपयोग के बारे में वो बताते हैं कि शेक्सपियर ने अपने पद्य में छंद को पूरा महत्व दिया है, परंतु छंद का सारा गुण शेक्सपियर निचोड़ लेता है। यद्यपि वो लगातार एक ही छंद का उपयोग करता है, इसमें भी वो भाव और अर्थ के नाटकीय प्रयोजन के अनुसार कई रंग लेकर आया करता है। जैसे तबले पर निश्चित ताल बजाते हुए भी वादक कई तरह के तोड़ और टुकड़े लगाकर छंद की एक सरसता को तोड़ देता है। बर्नम वन के समय ही मैं इस बात को पहचान पाया था, पर जब उस अनुवाद से मिले अनुभव के आधार पर मैंने ओथेलो का अनुवाद किया तो ओथेलो के निर्देशक से एक और बात सीखी कि शेक्सपियर छंद को नाटक पर हावी नहीं होने देता है, और नहीं होने देता है तो क्यों? इसलिए कि नाटक गाना नहीं है, वो शुद्ध वाचन भी नहीं है, वो जीवन व्यवहार का अभिनय है। फिर नाटक में भाषा का कर्तव्य जीवन व्यवहार के तर्क का भी अनुसरण करता है और छंद का भी। नाटक में भाषा का व्यवहार नाटक के कथ्य से अनुशासित होगा और कथ्य का विकास चरित्रों के कर्म से। यानी वो वैसे अनुवादक थे जो चरित्रों के विकास के बारे में भी सोचते थे। ये नहीं कि मेरा अनुवाद है बहुत अच्छा है मैंने कर दिया, और उसके आगे वो लिखते हैं कि और कथ्य का विकास चरित्रों के कर्म से। ये स्थिति कविता में होती ही नहीं है। इसलिए नाटक का अनुवाद करने के बाद फ्रिट्ज से परामर्श करके मैंने गति, यति और मात्राओं के विस्तार में अनेक परिवर्तन किए, और तब जाकर जो भाषा बनी उसकी एक परिभाषा करना हो तो मैं कहूंगा कि ये अभिनय का तर्क है। उसी को समझना इस पद्यानुवाद का मेरा अभीष्ट रहा है। वो नाटक की सफलता के लिए आवश्यक है, क्योंकि उसी तर्क के आधार पर नाटक में प्रमुख मात्र अपनी ऐतिहासिक और सामाजिक पहचान बनाते हुए कथ्य के निरूपण में अपनी भूमिका अदा करते हैं। शेक्सपियर का गुण है कि उसकी शैली उसके कथ्य के नाटकीय विकास में से उत्पन्न होती है। और वो नाटकों के अनुवाद के बारे में कहा करते थे कि किसी भी अनुवाद में अर्थ के सभी तत्व उपस्थित नहीं रह सकते हैं, वे तत्व छूट ही जाते हैं जो अनुवाद की भाषा
कि सांस्कृतिक भूमि में जड़ नहीं पकड़ सके। भाषाओं के सांस्कृतिक अंतराल को भरने की कोशिश जो है वो अनुवाद में होनी चाहिए। इसके लिए हम अपने जीवन में, मूल में, व्यक्त जीवन में समानांतर ढूंढते हैं। भाषा में नए शब्द बनाने के लिए मूल भाषा की ओर नहीं, अपनी भाषा की ओर जाना होगा। और यदि हमारी भाषा में हमारे अनुभव की जड़ें सूख चली हैं, उनके शब्द अर्थ छोड़ चुके हैं, तो हमें ऐसी घटना के कारणों को दूर करना पड़ेगा। और वो कहते हैं कि अगर अनुवादक की सामाजिक ऐतिहासिक समझ मानवीय और खरी है तो अनुवाद और भी सार्थक हो जाते हैं, चाहे उसका विषय कुछ भी हो। मैं यहाँ पर बर्नम वन में से एक छोटे से सीन को पढ़ना चाहूँगी। और उसको पढ़ने का उद्देश्य ये है कि भाषा के प्रति, भाषा और अभिनय और रंगमंच में अभिनय क्या होता है, क्योंकि हम पात्रों को जब बनाते हैं तो वो किस तरह की भाषा बोलेगा, वो किस तरह के शब्दों का चयन करेगा, वो क्यों कर रहा है, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात होती है। तो एक कवि और पत्रकार होने के नाते जब वो अनुवाद करते थे तो इस बात का बहुत ध्यान रखते थे। और साथ ही साथ छंद, कविता, लय का भी होता था। देखिए, इसमें ये एक दृश्य है बर्नम वन का, जिसमें पहली बार 3 डाइनें जो हैं वो मैकबेथ और बांको से मिलती हैं और बताती हैं कि तुम राजा बनोगे। और भाषा कुछ इस तरह की भी है कि ऊटपटांग भी भाषा है, जो डायनों के अवास्तविक होने को दर्शाती है। क्योंकि वो तो एक हो सकता है कि वो मन की कल्पनाएं हों, महत्वाकांक्षाएं हों। तो वो तीनों डायने, उजाड़, गरज, तीनों डायनों का प्रवेश। डाइन 1, 2, 3 बार बार कहती हैं, कहाँ रही बहनी, सुअर मारे गई रही। अरे तू कहाँ रहेली, ठेकेदारों का सरदार, उसकी औरत ठस्सेदार, कोछा भर के चना चबेना, चबात रही चबर 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 चबर। हम कहा हमाओं को दादे ना, तो छिनार कहता है, चल छुड़ैल छू मंतर। हाँ, मैं तो जाऊंगी राजभवन में। तो जाओ बहनी। अरे ऐसी मत मारूंगी सबकी, सब नकटे हो जाएंगे। एक नकटे को आगे करके सब नकिया के गाएंगे। नकटों पर राज करे नकटा, प्रजा नकटी, राजा नकटा। बारी बारी से सब नकटों को नकटे राज दिलाएंगे। सुनो सुनो सुनो, नगारा मैकबेथ पधारा। तीनों डायने, तीनों एक साथ कहती हैं, तीनों डायने सुबह में बसेरा करें, रात होने पर जंगल का फेरा करें। कौआ मूते स्यार नहाए, ओंडी हंडिया कुतिया खाए। अगड़म बगड़म लबर लबार, फटफटांग जनता तैयार। और फिर मैकबेथ और बांको का प्रवेश होता है। मैकबेथ कहता है, आज का जैसा दिन जिसमें रुपहली धूप भी है और मनहूस धुंध भी, पहले कभी नहीं देखा। बांको कहता है, फॉरेस्ट कितनी दूर होगा, कौन है ये जिनका भेष औघड़ और रूप पीहड़ है, जो धरती के जीव नहीं लगते किंतु हैं इसी धरती पर। बोलो बोलो, क्या मनुष्यों से बोलते हो तुम, सुन पा रहे हो तुम, क्योंकि तुम तीनों ने अपनी झुर्राई उंगली सूखे होठों पर रखी। तुम औरत होगी पर तुम्हारी सूरत ये नहीं कहती। मैकबेथ कहता है, बोलो, जीव हो तो कहो कि कौन हो। तीनों डायने कहती हैं, जय तू मैकबेथ, जय ग्लैमिस के राजपुत्र, जय तू मैकबेथ, जय काडर के राजपुत्र, जय तू मैकबेथ, जय तू राजा मैकबेथ होगा। बांको, मैकबेथ, तुम कांप क्यों गए, भयभीत से क्यों हो, जबकि ये शब्द सुखदायक हैं। हे ईश्वर, तुम माया हो कि वही हो जो तुम्हारी काया है। मेरे श्रेष्ठ बंधु की तुमने प्रशस्ति की, राजयोग उसको बताया भविष्य में, और वो मंत्रमुग्ध सुनता है, पर मुझसे तुम नहीं बोलती। दिव्य दृष्टि से तुम भविष्य का अजान लेख देख सकती हो, कह सकती हो कि कौन बीज अंकुराएगा कौन नहीं। तो मुझसे बोलो ना। मुझे कोप का ना भय है, न चाह अनुकंपा की। ये दृश्य मैंने इसलिए पढ़ा कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि किस तरह की भाषा का, किस तरह से छंद का वो उपयोग करते थे। आप देखिए, डायनों की भाषा बिल्कुल अलग है और मैकबेथ की और बांको की बिल्कुल अलग है। और जब डायने मैकबेथ और बांको से बात कर रही हैं तो जय तू मैकबेथ, जय ग्लेमिस के राजपुत्र कहती हैं। तो भाषा को लेकर उन्होंने बहुत सारे काम किए थे। एक नाटक उन्होंने
टेली नाटक लिखा था प्रेमचंद की कहानी सुभागी। उसका उन्होंने एक पटकथा लिखी थी, फिल्म के लिए लिखी थी, और उसमें उन्होंने पूरा अनुवाद उसका अनुवाद नहीं करा, उस नाटक की भाषा को उन्होंने छोड़ दिया, उस कहानी की भाषा को, और बिल्कुल उसमें अवधी का पुट रखा, क्योंकि उनका ये मानना था कि ये गांव के परिवेश में कहानी है, तो इसमें जो पात्र हैं वो इतनी क्लिष्ट और इतनी साफ सुथरी हिंदी तो नहीं बोलेंगे और अवधी में बोलेंगे। और वो खुद स्वयं बहुत भाषा के धनी थे, बांग्ला भाषा, अवधी, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, सब कुछ उन्हें बहुत अच्छे से आती थी। और मुझे जैसा याद है, दिनमान में उन्होंने भाषाओं को सीखने की भी एक श्रृंखला शुरू की थी। और शायद यही कारण है कि हम सब बच्चों में भाषाओं को सीखने की एक बहुत बड़ी ललक है। पर इन सब सारी बातों में मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि इन सब कामों को करने में पापा जिस तरीके से अपना समय व्यतीत करते थे, तो हम बच्चे तो उससे पा रहे थे, पर हमारी माँ विमलेश्वरी सहाय बहुत कुछ खो रही थी। खोना का मतलब अपने पति का सानिध्य उनको नहीं मिल रहा था, और वो पूरी शिद्दत से पापा को मदद करती थी। उनके सारे घर के कामों को देखती थी, जिम्मेदारियों को निभाती थी। हम कौन सी कक्षा में हैं, क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब कुछ उन्हें पता होता था। घर का राशन लाना। पापा हमारे व्यक्तित्व के दूसरे पक्षों पर गौर कर रहे थे और माँ दूसरे, लेकिन माँ का बहुत बड़ा योगदान है पापा के रंगमंच में काम करने का, क्योंकि हर वक्त वो कभी रंगमंच पर कुछ लिख रहे होते थे, कभी रिपोर्टाज लिख रहे थे। और दिनमान तो असल में उनका 5वां बच्चा था। माँ बताती है कि साउथ एक्सटेंशन में P31 में शायद मैं 4 या 5 साल की रही होंगी। वो बताती है कि उस समय सुधा शिवपुरी, ओम शिवपुरी घर आया करते थे, और शायद उनका सानिध्य बहुत निकट रहा होगा, तभी माँ और पापा सुधा शिवपुरी और ओम शिवपुरी का विवाह जो साउथ एक्सटेंशन में ही कहीं किसी मंदिर में हुआ था, उसमें गए थे, और वो उस विवाह के गवाह थे। अब हम फिर से एक बार उनके भाषा के बारे में आते हैं कि एक तरफ तो उन्होंने वर्णम मन को बनाया, दूसरी तरफ उन्होंने एक रूपांतरण भी किया है। लोरका के बिरजी हाउस ऑफ बनाडा एल्बा जो है, उसका उन्होंने एक नाट्य रूपांतरण किया है, बिरजीज कदर का कुनबा। और उनका ये कहना था कि मैंने ये स्थानांतरण क्यों किया है, क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि संस्कृतियाँ आपस में मिलनी चाहिए। तो जिस तरह का क्रिश्चियन समाज वो है, उसके बहुत निकट हमारा जो मुस्लिम समाज है वो है, और इसीलिए उन्होंने बिरजीज कदर का कुनबा में उर्दू भाषा और उसी परिवेश को रखा। और वो उसको करते समय बहुत ही चिंतित रहते थे, क्योंकि उनका ये कहना था कि उर्दू में तो मैंने कभी कुछ लिखा ही नहीं है। मतलब मैं बहुत अच्छी उर्दू जानता हूँ, पर उर्दू में लिखना, पढ़ना, बोलना, बहुत ऐसी भाषा बोलना जो नाटक की हो, ये तो बहुत ही मुश्किल है। तो उस समय मुझे याद है कि अमाल अल्लाना, जो कि उसकी निर्देशिका थी, हमारे घर में 2-3 बार वो आई, और पापा के साथ उन्होंने बहुत सारी बातें की, उसका अपना व्याख्या की। और एक बहुत ही अच्छी बात बताना चाहूँगी कि जब वो नाटक हो रहा था, तो वो उसमें जितनी भी महिला पात्र थी, वो बहुत ही सुलझी हुई, बहुत ही अच्छी अभिनेत्रियाँ थीं। अनिला कंवल, मोना चावला, ये अपनी अलकनंदा समर्थ, माया राव, इन सब अभिनेत्रियों की अभिनय प्रतिभा से भी वो परिचित थे। वो जानते थे कि कौन सी अभिनेत्रियां क्या कर रही हैं, और निर्देशिका क्या चाह रही है मुझसे, और मेरे पास भाषा है। और उसका निसार अल्लाना जी ने उसका सेट बनाया था, तो उसका सेट कैसा, उसका परिवेश, तो एक विजुअल उनके पास था। और ये विजुअल समझना बहुत मुश्किल है। वो तभी हो सकता है कि जब वो रंगमंच से बहुत गहरे जुड़े हों। और फिर उन्होंने उसको लिखा। और अमाल अल्लाना जो है, वो बिरजीज कदर की भूमिका में कहती हैं कि बरनाडा एल्बा के केंद्र में मांसल वासना देह की भूख है, जो लगातार समाज द्वारा आरोपित वर्जनाओं से टकराती है।
लोरका ने इन्हीं आंतरिक यौन उत्तेजनाओं को इस तरह चित्रित किया है कि ये व्यक्ति के लिए प्रलोभनीय और अनियंत्रित बन जाते हैं और इनका भयानक विस्फोट होता है तो वह अंततः व्यक्ति का नाश कर जाते हैं। और रघुवीर साहब जी की भाषा के बारे में वो कहती हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहती हैं कि प्रस्तुत नाटक के अनुवाद में रघुवीर साहब एक ऐसी भाषा विकसित करने में सफल हुए हैं जिसकी अभिव्यक्ति लोरका की भाषा के समकक्ष है। वो भाषा अभिधात्मक और सपाट होने के बजाय ऐन्द्रिक, उत्प्रेरक और साथ लेकर चलने वाली है। पद्य गद्य की लयात्मकता को यथासंभव सुरक्षित रखा गया है। भाषा को लेकर वो पापा इतने चिंतित हो रहे थे और बाद में पता चला कि बहुत सारे सालों बाद कि वही नाटक पाकिस्तान में चार दीवारी के नाम से बहुत खेला जा रहा था। तो उस तरह की भाषा को लिखना और उसमें फ्लो लाना, ये उनका प्रयत्न था जो उन्होंने बहुत मुश्किल से काम किया और ये उनके रंगमंच से गहरे जुड़ाव को बताता है। पर यहाँ तो उन्होंने स्थितियाँ, परिवेश वगैरह बदल दिया था। पर जो उन्होंने 3 आधुनिक हंगारी नाटक कविता अपनी कौमुदी केंद्र द्वारा पब्लिश की थी, उन्होंने अपना एक पब्लिशिंग हाउस भी बनाना चाहा था, कौमुदी, और उसमें 3 आधुनिक हंगारी नाटक लिखे थे, जिसमें से एक गरम कमरा को मैंने निर्देशन किया था और उसका हंगेरियन इंफॉर्मेशन एंड कल्चरल सेंटर में उसका शो हुआ था। और उसको भी करते समय हम लोग घर में आके बहुत कहा करते थे, पापा ये क्या आपने लिखा हुआ है, इसको ऐसे होना चाहिए, इसको वैसे होना चाहिए। तो वो बहुत शांति से सुनते थे और कहते थे, बेटा अगर एक अभिनेत्री होने के नाते तुम्हें लगता है कि इसमें कुछ शब्द बदले जा सकते हैं तो बदल लो। तो वो इस तरह के इतना दुराग्रह नहीं करता उनमें कि नहीं बस यही होना चाहिए, लेकिन एक बार छप जाने के बाद उनको उस बदलने में, शब्द बदलने के पीछे की मंशा और उसके पीछे क्या कारण है समझ में आना चाहिए था, तभी वो उसको एक्सेप्ट करते थे। जब प्रियतम टोट उसमें एक नाटक है और ये बड़ी अच्छी बात है कि रंगमंडल में एक तरफ ओथेलो खेला जा रहा था और एक दूसरी तरफ प्रियतम टोट खेला जा रहा था। मैंने उसमें अभिनय किया था। तो हमारे यहाँ क्या होता था रंगमंडल में कि हम नाटकों को पढ़ा करते थे और जो नाटक अच्छे होते थे उन पर विचार विमर्श करते थे। जब प्रियतम टोट मैंने पढ़ा तो लोगों को बहुत पसंद आया और मनोहर सिंह ने कहा कि इसको तो मैं खेलूँगा, इसको मैं निर्देशित करूँगा। लेकिन फिर उन्होंने साहब जी से ये कहा कि ये मतलब उनको शंका थी कि हमारा दर्शक जो है वो हंगारी कथानक और परिवेश को स्वीकार नहीं करेगा, इसके लिए इसे भारतीय कर दिया जाए। तो साहब लिखते हैं कि मैं इससे सहमत नहीं हुआ क्योंकि पूरे भारतीय समाज में इस नाटक के पात्र मौजूद हैं ही, हमें केवल उनको हंगारी रूप देकर प्रस्तुत भर करना है। इससे नाटक के कथ्य की शक्ति बढ़ेगी क्योंकि हमें दिखाई देगा कि टोट जैसी पीड़ा बर्दाश्त करके विद्रोह करने वाला व्यक्ति हंगरी में है और मेजर जैसा छोटा, डरपोक और क्रूर दिमाग भी। ये नाटक जो है, इसकी कहानी कुछ ऐसी है कि एक गांव है और उसमें एक बहुत प्यारा ब्रिगेडियर रहता है और उसका बेटा जो है वो वॉर में गया हुआ है और उसका बेटा वॉर से चिट्ठी लिखता है कि मेरा मेजर जो है वो थोड़ा वो स्वास्थ्य लाभ के लिए आपके पास आना चाहता है क्योंकि हम बहुत सुंदर पहाड़ों में रहते हैं, तो आपके पास आके रहेगा, आप वहाँ रहिए। लेकिन इससे पहले भी उस देहाती कस्बे का डाकिया आके बता देता है हम लोगों को, दर्शकों को, कि मेजर साहब के पास एक चिट्ठी आई है जिसमें उनके बेटे की मृत्यु की खबर है और मैं उस चिट्ठी को फाड़ के फेंक देता हूँ। तो अब उन लोगों को नहीं पता है कि उनका बेटा मर चुका है, पर वो विक्षिप्त मेजर वहाँ आता है और उनको पूरी रात जगाता है, उनसे गत्ते के डिब्बे बनवाता है, उनको जम्हाई नहीं लेने देता है, उनको सोने नहीं देता है, जो कि बहुत ही नैसर्गिक चीज़ें हैं। और जो मेजर है वो असल में फांसीवाद का एक रूप है, हिटलर जैसा कैरेक्टर है वो, और फिर इतना तंग कर देता है कि टोट जैसा प्यारा व्यक्ति उस अन्याय को बर्दाश्त नहीं कर पाता है और वो एक स्टेप लेता है और वो उसको गत्ते के डिब्बे जो जिस गिलोटीन से वो काटता था
उसी से ही वो उसे काट देता है। तो कितना मतलब विनाश जो है वो लोगों में विनाश पैदा करता है। और एक और बात है कि आपको सहने की भी एक सीमा होती है। अत्याचार आप एक हद तक बर्दाश्त करते हैं, और इन सब बातों को सहाय साहब मानते थे, और इसीलिए वो इसका इतना सुंदर अनुवाद कर सके। और इस अनुवाद करते समय जब ये नाटक खेला जा रहा था, तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की जिससे कि हम लोग इस नाटक को और ज़्यादा समझ सकें। सबसे पहले तो उन्होंने हंगेरियन इंफॉर्मेशन कल्चरल सेंटर में जाकर बात की, और इसी नाटक पर आधारित एक फिल्म बनी है हंगारी में, उसको हम सब लोगों को दिखाया गया। और उनकी जो किताब है 3 आधुनिक हंगारी नाटक, उसमें उन्होंने हंगारी में किस तरह का रंगमंच होता है, किस तरह से नए ट्रेंड्स आ रहे हैं, किस तरह से नाटक लिखा जा रहा है, अभिनेताओं की क्या स्थिति है, और सरकार किस तरह से मदद करती है नाटकों के लिए, ये उस पर एक बहुत लंबा लेख लिखा। वो खुद हंगरी गए थे, और वहाँ पर बहुत फ़ोन कर के हंगारी लेखकों से मिले थे, और उन्होंने उनको खुद नाटक दिए थे। उन हंगारी लोगों ने, नाटककारों ने खुद उनको नाटक भेंट किए थे, जिसमें स्टाइनवे ग्रैंड और हॉट एयर था। और पापा ने कहा था कि मैं इनका अनुवाद करूँगा। एक तो फिल्म उन्होंने दिखाई, और दूसरी बात ये इतना लंबा लिखा उन्होंने, और तीसरा उन्होंने ये किया कि वहाँ जो हंगेरियन सेंटर में हंगेरियन रिसर्च ऑफिसर वगैरह थे, मिस्टर चिकोश और उनकी पत्नी को बुलाया कि वो आके नाटक देखें। और चिकोश जब आए तो उन्होंने बहुत सारे सभ्यता के बारे में बताया, रहन सहन के बारे में बताया, शब्दों के सही उच्चारण के बारे में। नाटक में नाम थे आगिक, तो आगिका है नाम, मरिश का नाम है, तोत नाम है। तो उस तरह की भी चीज़ों को उन्होंने, जहाँ वो नहीं कर सकते थे, वो किस तरीके से लोगों तक वो बात पहुँचे, उसको उन्होंने बताना शुरू किया। और फिर नाटक में बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे देखिए, उनके लिए बाबू पिता को कहना बहुत सही था, क्योंकि वो अपने पिता को शायद बाबू कहते, और शायद अभी भी देहाती कस्बों में आप चले जाइए तो लोग बाबू ही कहते हैं। आज भी मैं अपनी माँ को अम्मा कहती हूँ, लेकिन उस समय जो अभिनेता थे उन्होंने कहा बाबू की जगह हम पापा कहें तो कैसा चलेगा, तो उन्होंने कहा ठीक है, पापा भी आप कह सकते हैं, क्योंकि पापा कहने में वो भाव आता था। तो इस तरह से वो रंगमंच के साथ बहुत जुड़े हुए थे। एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो मुझे इम्पॉर्टेंट लगती है, वो ये है कि हम नाटकों में कई बार कुछ नाटक होते हैं जिनकी फिर से व्याख्या करनी चाहिए, और उसमें हम उनके अंत को बदलते हैं, और उसको अलग ढंग से व्याख्यात करते हैं। तो इसके लिए हमें ज़रूरत होती है कुछ अच्छे लेखकों की, जो ये काम कर सकें। सहाय साहब ने बहुत पहले ये काम कर दिया था, और आज अगर वो जीवित होते तो मुझे लगता है पापा नाटकों की दुनिया में एक बहुत बड़ा उनका योगदान ये भी होता कि नाटकों को फिर से व्याख्यात करके फिर से लिखना। मैं जब सेकेंड ईयर में थी तब ध्रुवसामिनी हम नाटक कर रहे थे, और उसके निर्देशक श्री देवेंद्र राज अंकुर जी ने ये कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि इसका नाटक में अंत को मैं बदलना चाहता हूँ। और फिर उन्होंने सहाय जी से ये कहा कि आप अंत में ध्रुवसामिनी की एक स्पीच लिखिए। और मतलब मैं उसको याद करने की कोशिश कर रही हूँ, तो कहीं कहीं कुछ पंक्तियाँ तो याद आ गई हैं मुझे, लेकिन ये 1982 की बात है, और आज 2020 है, तो मेमोरी कुछ कम हो गई है। तो उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा होना चाहिए कि ध्रुवसामिनी ये कह रही है कि मैंने क्या पाया है, ये सब कुछ जो भी हुआ, इतनी मुझे ले गए वहाँ में, लड़ाई झगड़ा हुआ, मैं जिसकी होनी थी उसकी नहीं हो रही थी, फिर मुझे वो व्यक्ति मिल गया, तो क्या ये मतलब मेरे व्यक्तित्व के साथ ये इस तरह का खिलवाड़ क्यों किया गया है। तो सहाय जी ने, पापा ने उसको लिखा, और ये तो जाहिर है कि जब उन्होंने लिखा तो उसमें उनका भी पुट आया होगा। और जो स्त्रियों के बारे में उन्होंने लिखा है, स्त्रियों के बारे में जो वो जानते हैं, उनकी कविताओं में, उनके लेखों में जो उनके विचार व्यक्त होते हैं, वो सब उसमें आ गए थे कि स्त्री
का भी अपना एक व्यक्तित्व होता है, और दूसरे जयशंकर प्रसाद की भाषा के साथ मिलती जुलती भाषा लिखनी थी उन्हें। तो देखिए किस तरह से भाषा के साथ वो खेल रहे थे, और व्याख्या, उसकी व्याख्या ही बदल गई उद्धव सामनी नाटक की। इसी तरह से जब उन्होंने नैराश्य, जो प्रेमचंद जी की कहानी है, उसका जब उन्होंने एक टेलीविज़न के लिए नाटक बनाया था जिसमें मनोहर सिंह, अनिला सिंह और उसको सबा जैदी ने किया था, तो उसमें यह है कि एक व्यक्ति है जिसके लड़कियां ही लड़कियां होती जाती हैं, और अंत में फिर लड़की होती है और पत्नी प्रसव वेदना में ही मर जाती है। ये एक कहानी है जिसमें प्रेमचंद अंत में भी कहते हैं, मतलब वो कोई ऐसा कुछ कहते नहीं हैं, लेकिन पापा ने जब वो कहानी पढ़ी थी तो उसके बारे में उनका अपना एक विचार था कि, और उसको वो कोठरी की कैद जो उन्होंने लिखा है उसमें मैं एक पात्र है, मतलब पात्र के रूप में है। वो कहता है कि एक जॉइंट परिवार में, एक संयुक्त परिवार में में जिस तरह की भावनाएं होती हैं स्त्री विरोधी, उन भावनाओं से नियंत्रित होता था वह व्यक्ति। ऐसा वो कहीं नहीं दिखाता है कि वो पत्नी के बार बार लड़की पैदा करने से बहुत परेशान हो रहा हो या उसको नफरत करता हो। और उस समय संयुक्त परिवार की सुविधाओं को छोड़कर बाहर अपना एक घर बसाना मुश्किल काम था। तो ये उनके विचार थे, और ये उन्होंने उसको मद्देनजर रखते हुए, और सबा जैदी से बात भी करी होगी, उन्होंने उस टेली प्ले में अंत में ये दिखाया, एक एक्शन को रखा कि मनोहर भाई जब घमंडी लाल का रोल करते थे तो उनकी मृत पत्नी पड़ी हुई है, और वो अंदर आते हैं और पालने में से बच्ची को गोद में उठाता है और उसको अपने सीने से लगाता है। बस यही उनका इंटरप्रिटेशन था। यानी जो आज हम बात करते हैं बेटी बचाओ अभियान और बेटी के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं, वो उसमें था। और उसको अपने बहुत निजी जीवन से जोड़ना चाहूँगी तो मैं कहना चाहूँगी कि मैं, मेरी बड़ी बहन मंजरी जोशी, मेरी छोटी बहन गौरी सहाय और हमारा इकलौता भाई वसंत सहाय हैं, और हम 3 बहनें एक के बाद एक हुई, और उस घर में पैदा हुई जहाँ लड़कियाँ पैदा ही नहीं, मतलब मेरी कोई ऐसी सगी बुआ नहीं है, 4 चाचा हैं मेरे। तो उन लड़कियों के प्रति उनका इतना प्यार, माँ तो बहुत मजाक में कभी कभी कहती हैं कि वो कहा करते थे कि मेरी तो 7 लड़कियां होंगी जो 7 रंग के कपड़े पहनकर खड़ी होंगी। और उन्होंने हमारे में कभी भी भेदभाव नहीं रखा, हमें इस लायक बनाया कि हम हमारी प्रतिभाएं बाहर निकल कर आए। और मैं अपने व्यक्तित्व के एक अभिनेत्री होने और रंगमंच में काम करने का बहुत सारा श्रेय अपने पिता को देती हूँ। और मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहती, मैं बहुत विचलित हो जाती हूँ और भावुक हो जाती हूँ। रास्ता इधर से है कि कथा संग्रह की भूमिका में वो लिखते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग लगता है मुझे कि और कुछ ना लिख पाने पर मैंने ये कहानियाँ लिखी हैं। आपके लिए निश्चय ही इसका कोई महत्व ना होगा और ना होना चाहिए, पर ये जानकर मुझे एक रचनाकार को संतोष मिलता है कि इनमें से प्रत्येक रचना एक न एक विधा का विकल्प है, बहुत करके कविता का, क्योंकि वही मैं लिखना चाहता रहा हूं ज्यादातर। फिर भी ये कोई एकांत सत्य नहीं है कि मैं लिखने बैठता हूं कविता और लिख पाता हूं कहानी, क्योंकि सत्य ये भी है कि अनेक कविताएं मैंने इसलिए लिखी हैं कि नाटक नहीं लिख पा रहा हूं। तो ये देखिए कि उनके मन में किस तरीके से कविता, कहानी, रिपोर्टाज, पत्रकारिता सब कैसे जुड़ा हुआ था। कविता आवृत्ति पर उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, और उसके बारे में मैं बोलना चाहूँगी कभी। मैं बहुत बचपन से उनके साथ जुड़ी रही हूँ। उन्होंने कविताओं की धुनें बनाई थी, बहुत प्रयोग किए थे। उसके बारे में एक बिल्कुल अलग सेशन होना चाहिए, और आशा करती हूँ कि मुझे उसका मौका मिलेगा। उसमें उस समय बहुत सारे अच्छे मैं कविता आवृत्ति में से ही कहना चाहती हूँ कि वो जब कविता आवृत्ति करते थे तो ये 1979 की बात मैं आपको बता रही हूँ। उस समय मनोहर सिंह, कुसुम हैदर, नीना गुप्ता, मनोहर खुशलानी, सोनू कृष्ण, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के जो नाटक का क्लब था, उसके थ्रू वो इमेजेस नाम से कविताओं की आवृत्ति क्या करते थे। इमेजेस यानी छायाएं। और
मुझे उनकी कविताओं में नाटकीय तत्वों का इतना समावेश दिखाई देता है कि उस समय जैसे कि पूरी कविता का एक जिस्ट रूपी एक एक एक्शन वो दिखाते थे। हालांकि वो अपनी कविताओं का कभी भी नाटक नहीं बना देते थे, और वो कविताओं को नाटक के ढंग से भी नहीं बोलते थे। वो उसमें वाचन और भाषा और कवि की गरिमा बनी रहती थी। और ये बात अलग है कि हमने बहुत आगे काम किया है कविताओं को लेकर, उसमें नाटक के और एलिमेंट्स कैसे आ सकते हैं, पर उस एक एलिमेंट के बारे में मैं बात करना चाहूँगी जो विजुअल था। जैसे कि एक कविता है उनकी, गुलाम स्वप्न। उसमें मैं थी, तो मेरे बहुत लंबे बाल थे, तो सफ़ेद साड़ी पहनकर उन्होंने मुझसे कहा कि तुम भाग कर जाओ और फिर गिर जाओ। तो मैं भाग कर आई और गिर गई, और मेरे सारे बाल नीचे छितर गए। तो एक आपको एक विजुअल दिखाई देता है कि एक यंग लड़की है जो ज़मीन पर पड़ी हुई है, और बहुत सुंदर ढंग से नहीं पड़ी हुई है, और वो झुकी हुई है, यानी कि वो घुटन में है। तो इस तरह की उसका विजुअल था। इसमें मैं अपने पापा की कविताओं का कुछ, जिन कविताओं में मैं बहुत मानती हूँ कि मुझे बहुत नाटकीय तत्व दिखाई देते हैं, मैं उनका पाठ करना चाहूँगी। ये गुलाम स्वप्न के बारे का मैं पाठ कर रही हूँ। वो है कुछ इस तरह से है कि मैं आती हूँ और आके गिर जाती हूँ। फिर वो कहते हैं, देखिए किस तरह से नाटक में जैसे विजुअल्स बनते हैं, नाटक में कैसे एक दृश्य के बाद दूसरा दृश्य आता जाता है, और उसका एक शुरुआत होता है और उसका एक अंत होता है, और मानवीय संवेदना के स्तर पर वो कितना रिच हो जाता है, वो उनकी कविता में दिखाई देता है। तो मैं उनका कविता का पाठ करती हूँ। एक बड़े खंडहर की ऊपर की मंजिल में दो लड़कियां दिखाई दी। एक धारीदार कमीज पहने खड़ी थी, एक गाल पर हाथ धरे बैठी थी। वो एक सफेद साड़ी पहने थी। छोटी ने मुझको पहचाना, बाबू। बड़ी के भरे चेहरे को तब धीरे धीरे मैंने जाना, बेटी। वे कैद खाने में थी अपने बाप को हत्या में मदद पहुंचाने के जुर्म में। फिर मैंने देखा कि मैंने एक कमरे में एक आदमी को गिरकर मरते हुए देखा है। मैंने बहुत बहस की कई दफ्तरों में, जाने क्यों सारा दारो मदार एक छाते पर था। मैं छटपटाया कि वो मेरा सिद्ध हो, पर उनको उसमें खून लगा हुआ मिल गया। मुझे याद नहीं कि मेरा क्या हुआ। दोनों लड़कियों को जन्म कैद मिली। कई बरस बीत गए। बड़ी उसी खंडहर में बैठी थी। वो तब से और बड़ी नहीं हुई थी, पर उसके चेहरे पर उम्र दिख रही थी। छोटी कहाँ है? जब मैंने पूछा तो जाने किसने बताया कि वो अब नहीं है। वो भागी होगी खिलखिलाती हुई। फिर अंत में कहाँ कैसे हुआ होगा नहीं पता। मैं बूढ़ा हो गया। मैंने कहा, इतने बरस बाद भी सत्य यही है, मैंने हत्या नहीं की। वे ऊपर वाले कमरे में चले गए, और वहां बड़ी गोल मेज पर बैठा हुआ उनके बीच वो भी था जिसको मैंने अपने कमरे में मरते हुए देखा था। वे बहुत देर तक बातचीत करते रहे। मुझे पता नहीं चला किस तरह के सबूत की उन्हें खोज है। सिर्फ ये सुना कि प्रश्न एक बहुत बड़े दायरे से जुड़ा है। मेरा कोई निर्णय नहीं हो सका। इससे कोई परेशान नहीं था। कोई एक निर्णय नहीं हो सका। इससे कोई परेशान नहीं था। उनके पास मेरी 2 संतानें कैद थीं। वे भी नहीं जानते कि कहाँ गए। अब देखिए, गुलाम स्वप्न में वो इमेज है। वो भागी होगी खिलखिलाती हुई। फिर अंत में कहाँ कैसे हुआ होगा नहीं पता। इसी तरह से एक और कविता थी, मुझे याद है कि वो विजुअल्स बना के कंपोज किया करते थे। लेकिन जैसे 2 लोग चेहरा मिला के खड़े बैठे हुए हैं। मेरे ख्याल से नीना गुप्ता थी और कालड़ा जी थे। दोनों सर झुकाए खड़े और नीचे एक बर्तन को देख रहे हैं जिसमें जल भरा हुआ है। तो कविता थी, आओ
जल भरे बर्तन में, मतलब जल भरे बर्तन में आ जाओ, ये भी हो सकता है। तो कविता कुछ ऐसे थी, आओ आओ जल भरे बर्तन में झांकें, सांस से पानी में डोल उठेंगी दोनों छायाएं, चौंक कर हम अलग अलग हो जाएंगे, जैसे अब तब भी ना मिलाएंगे आंखें। आओ बैठी हुई शीतल जल में छाया, साथ साथ भीगे, झुके हुए ऊपर दिल की धड़कन सी कांपे, करती हुई इंगित कभी हाँ के कभी ना के। आओ जल भरे बर्तन में झांके। उसी तरह से एक और विजुअल था कि एक स्त्री और पुरुष के बीच प्रेम को, कविता मुझे बहुत अच्छे से याद नहीं है, पर मनोहर भाई खड़े होते थे और उनके आगे कुसुम हैदर खड़ी होती थी कंधे सटाकर, और फिर वो कहते थे एक रंग होता है नीला और एक वो जो तेरी देह पर नीला होता है, और पीछे से कुसुम हैदर भी बोलती थी एक रंग होता है नीला और एक वो जो तेरी देह पर नीला होता है। इसी तरह लाल भी, तो इस तरह से वो ओवरलैप करता था, यानी वो विजुअल आपस में ओवर, तो एक तरह से ये नाटकीय तत्व है कि आप एक विजुअल को सामने ला रहे हैं, पर वो बहुत छोटा विजुअल होता था। कविता आवृत्ति में उन्होंने बहुत सारे अलग जो प्रयोग किए थे, उनके बारे में फिर मैं कभी बात करूंगी। पर मुझे उनकी कई कविताएं ऐसी हैं जैसा लगता है जैसे कि पूरा नाटक घट रहा हो। उनकी जो एक बहुत प्रसिद्ध कविता है रामदास, वो देखिए पूरा का पूरा एक नाटक है जिसमें सब कुछ कह दिया गया। एक पात्र है और वो पात्र है उनका आम आदमी, जिसके बारे में उन्होंने इतना लिखा है। और आम आदमी नाटक में मैंने इसको कई बार अपने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में स्टूडेंट्स के साथ करवाया है, और वो ज़रा सी गति लेकर वो चलते हैं और उनके पास सिर्फ उनकी देह होती है और बोलना होता है। मैं उसका पाठ करना चाहूँगी, उसका नाटकीय पाठ। हो सकता है कि पापा इसको एक्सेप्ट कर लेते, लेकिन काफ़ी कुछ वो मिलता जुलता है, क्योंकि उन्होंने ये कविता मुझे पढ़ना सिखाया था। अब याद नहीं कितना याद है, इसमें मेरा भी अपना व्यक्तित्व होगा, नाटकीय तत्वों का है। चौड़ी सड़क गली पतली थी, दिन का समय घनी बदली थी, रामदास उस दिन उदास था, अंत समय आ गया पास था, उसे बता ये दिया गया था कि उसकी हत्या होगी। धीरे धीरे चला अकेले, सोचा साथ किसी को ले ले, फिर रह गया। सड़क पर सभी थे, सभी मौन थे, सभी नियत थे, सभी जानते थे ये उस दिन उसकी हत्या होगी। खड़ा हुआ वो बीच सड़क पर, दोनों हाथ पेट पर रखकर, सदे कदम रख कर के आए लोग, सिमट कर आंख गड़ाए लगे देखने उसको जिसकी तय था हत्या होगी। निकल गली से तब हत्यारा आया, उसने नाम पुकारा, हाथ तौल कर चाकू मारा, छूटा लोहू का फव्वारा। कहा नहीं था उसने आखिर उसकी हत्या होगी। भीड़ ठेल कर लौट गया वो, मरा पड़ा है रामदास ये, देखो देखो बार बार के लोग निडर उस जगह खड़े रहे, लगे बुलाने उन्हें जिन्हें संशय था हत्या होगी। ये देखिए, ये बहुत समसामयिक है, एक आम आदमी के बारे में है, और अगर इसे आप एक अभिनेता या अभिनेत्री के द्वारा बुलवाएं तो वो और भी संप्रेषित हो सकती है। पर मैं एक अभिनेत्री होने के नाते इसमें ये संभावनाएं पाती हूँ। उनकी कुछ एक कविता है कैमरे में बंद अपाहिज, जो मतलब एक बहुत बड़ा कटाक्ष है मीडिया पर, और उसमें पात्र हैं और कितने सारे मनोभाव हैं, और उद्घोषक को लेकर उन्होंने बहुत ही अच्छा लिखा है। उसको पढ़ना चाहूंगी। कैमरे में बंद अपाहिज। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, उससे पूछेंगे तो क्या आप अपाहिज हैं? तो आप अपाहिज क्यों हैं?
आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है? कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। हाँ तो बताइए ना, आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए। वो दुख बताइए। बता नहीं पाएगा। सोचिए, बताइए, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? कैसा यानी कैसा लगता है? यानी हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या क्या ऐसा। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए। उफ, ये अवसर खो देंगे क्या हम? आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का? करते हैं ना? ये प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है कि आप उसको उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश दर्शक, धीरज रखिए। देखिए, हमें दोनों एक संग रुलाने हैं, आप और वो दोनों। कैमरा कैमरा बस करो, नहीं हुआ, रहने दो। पर्दे पर वक्त की कीमत है। अब हम मुस्कुराएंगे। हम आप देख रहे थे एक सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी सी कसर रह गई। धन्यवाद। तो मुझे ये कविता देखिए, तो उन्होंने नाटक की तरह से ही लिखी है। मुझे लगता है कि बहुत वक्त हो चला है, और मैं अपने पिता को हर क्षण याद करती हूँ। रंगमंच की दुनिया में अभी मुझे बहुत सारा काम करना है। अपने पिता की कविताओं पर काम करना है। उन्होंने जो काम किया उसको आगे बढ़ाना है। उनके नाटकों को फिर से खेलना है। बहुत सारा काम करना है। और मेरे व्यक्तित्व में ये बात कि मैं रघुवीर सहाय की पुत्री हूँ, मुझे बहुत स्वाभिमान और गर्व देता है। और मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि मैं जब अगला जन्म लूँ तो मुझे रघुवीर सहाय जैसे ही पिता मिले और विमलेश्वरी सहाय जैसी ही माँ मिले, जिन्होंने हमें आगे बढ़ाया। और अपने पिता की कविता को याद करते हुए मैं बस इसीलिए आपसे बात नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसका अंत बहुत ख़राब होता है। मैं इमोशनल हो गई हूँ, माफ़ कीजिएगा। लेकिन अपने दुख की घड़ी में, परीक्षाओं की घड़ी में, मैं हमेशा अपने पिता को याद करती हूँ, और उनकी इस कविता के साथ इसको ख़त्म करना चाहूँगी। शक्ति दो, बल दो, हे पिता, जब दुख के भार से मन थकने आए, पैरों में कुली की सी लपकती चाल छटपटाए, इतना सौजन्य दो कि दूसरों के बक्स बिस्तर घर तक पहुंचाए, कोट की पीठ मैली न हो, ऐसी दो व्यथा, शक्ति दो, बल दो, हे पिता।